ये रेसिडेंशियल एड्रेस क्या होता है? सबसे पहला बात है, डिपेंड्स ऑन स्टे। किस पे डिपेंड करता है बताइए? रेसिडेंशियल एड्रेस डिपेंड्स ऑन स्टे इन इंडिया। समझे? डिपेंड्स ऑन स्टे इन इंडिया। आप इंडिया में कितना दिन स्टे कर रहे हैं, आप कितना दिन इंडिया में स्टे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है रेसिडेंशियल एड्रेस। समझ गए? आप इंडिया में कितना दिन स्टे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। रेसिडेंशियल एड्रेस अलग है, सिटीजनशिप अलग है, दोनों अलग अलग थिंग है। सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ मिलता है, ठीक है, या और कुछ कंडीशन पे होता है। और रेसिडेंशियल एड्रेस प्योरली डिपेंड किस पे करता है? स्टे के ऊपर। कोई फॉरेन सिटीजन अगर इंडिया में आ गया मान लो, और इंडिया में ज़्यादा दिन अगर है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस खाली टैक्स कंपटीशन में काम आता है। किसमें काम आता है ये? टैक्स कंपटीशन में। कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो निकालने में काम आता है। समझ गए रेसिडेंशियल क्यों निकालते हैं हम लोग? अगर आप इंडिया के रेसिडेंट है तो आप बहुत सारा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं, आप इंडिया में रहते हो नॉर्मली, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम टाइम इंडिया में रहते हो, तो बहुत सारा इनकम क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, मान लो कोई फॉरेन सिटीजन है, इंडिया 10 दिन घूमने के लिए आया, इंडिया 10 दिन, तो उसका क्या जितना इनकम है सब इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तब तो कोई आएगा नहीं इंडिया फिर तो। समझ गए? तो नॉन रेसिडेंट के लिए सब बहुत सारा इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। जो इनकम टैक्सेबल है बताएंगे आपको कौन सा टैक्सेबल है कौन सा टैक्सेबल नहीं है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मेन पर्पज समझे क्या है? टैक्स इंसिडेंस निकालने के लिए। टैक्स इंसिडेंस, कौन सा इनकम टैक्सेबल है कौन सा इनकम टैक्सेबल, वो डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। तो इस चैप्टर से दो टाइप का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से एक आता है क्या, इस चैप्टर से दो टाइप क्वेश्चन आता है। एक आता है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। क्या निकालो? पहले स्टेटस बताओ, और दूसरा टैक्स कौन टैक्स इनकम निकालो। अगर रेसिडेंट है तो कितना इनकम होगा, अगर नॉन रेसिडेंट कितना इनकम होगा। इनकम डिटर्मिनेशन में काम आता है दूसरा। समझ गए? दो टाइप के क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। कभी कभी आता है टैक्स इंसिडेंस निकालना, कभी कभी आता है स्टेटस निकालना। ठीक है, तो हम लोग दोनों पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। समझ गए? तो 2 क्लास का चैप्टर है नॉर्मली। ये आज स्टार्ट होगा, कल कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत बचेगा तो परसों हो जाएगा, क्योंकि आज तो क्लास 4 o'clock तक अप्रोक्स 150 मिनट है सिर्फ। कल से आपका पूरा फुल फ्लेजेड रहेगा, 12:30 से 2, 2 से 3:30। ठीक है, उसके बाद थ्योरी क्लास। समझ गए? तो बीच में ब्रेक रहेगा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा दे पाएंगे कल से। समझ गए? तो फिर ये चैप्टर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, और थोड़ा बहुत बचेगा मान लो तो परसों हो जाएगा। समझ गए? ऑल डे क्लासेस हैं, मंडे टू सैटरडे। तो देखिए, सबसे पहले रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ देखिए जितना भी पर्सन है, पर्सन जितना भी था ना, पर्सन में आपको बताया था कि टोटल 7 टाइप का होता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी। तो सबका रेसिडेंशियल एड्रेस निकालना पड़ता है, लेकिन सिलेबस में आपके खाली एचयूएफ का है और इंडिविजुअल का है। सिलेबस में खाली किसका? आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ। ऐसे कंपनी का भी नहीं होता है, फर्म का होता है, सबका होता है। और इसमें मेन आपका जो पर्सन में आपका एक इंडिविजुअल जो है लिविंग है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है, मूव करता है। ठीक है, अब बाकी सब आर्टिफिशियल है, तो इसी का मेन है निकालना। बाकी सब में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी सब में क्या है, जैसे एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, ये सब में क्या होता है कि कंट्रोल अगर इंडिया से है, कंट्रोल अगर कहाँ से है, इंडिया में कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो रेसिडेंट है। और इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट है। बाकी सब सिंपल है। इंडिविजुअल में ही तो मेन होता है कि स्टे इन इंडिया कितना है, इंडिया में कितना दिन आया कितना दिन गया। अब एचयूएफ या कंपनी ऐसा नहीं होता कि आया गया आया गया। एचयूएफ कंपनी में तो ऐसा नहीं होता ना, इंडिया में कितना दिन आया कितना दिन गया, वो सब नहीं होता उसमें। बाकी सब में क्या देखते हैं हम लोग, कंट्रोल इंडिया से है या नहीं है। कंट्रोल अगर इंडिया से है तो रेसिडेंट है, कंट्रोल इंडिया से नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। तो बाकी सब सिंपल है, और सिलेबस में भी नहीं है वो सब। आपका इंडिविजुअल आएगा और एचयूएफ आएगा बस। अब मैक्सिमम कौन सा आता है? इंडिविजुअल ही आता है। मैक्सिमम कौन सा आता है? इंडिविजुअल। एचयूएफ खाली एक बार आया है,
तो हम आपको दोनों ही कराएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल का देखिए पहले। तो इसमें दो पार्ट है, एक है रेसिडेंट और एक क्या है, सेक्शन कितना इसका बताइए, 6(1). ठीक है। पहले हम देखेंगे रेसिडेंट है नहीं है, उसके लिए कौन सा सेक्शन देखेंगे, उसके लिए हम लोग 6(1), क्या देखेंगे उसके लिए हम लोग 6(1), ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, उसके आगे जाएंगे हम लोग। और पहले सेक्शन 6(1) देखेंगे रेसिडेंट है या नहीं है, अगर रेसिडेंट है तो आगे जाएंगे, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो और आगे नहीं जाना है। नॉन रेसिडेंट तो आंसर वहीं पे क्या हो जाएगा आपका, क्लोज। रेसिडेंट है तो हम लोग आगे जाएंगे, और अगर नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो और आगे आपको नहीं जाना है, समझ गए। इसके बाद देखिए, इसका 6(6), ओ आर है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और यहाँ क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली। समझ गए। पहला हो गया नॉन रेसिडेंट, दूसरा क्या हो गया बताइए, ओ आर, और तीसरा क्या हो गया, एन ओ आर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरी नहीं ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, समझ गए। पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 6(1) रेसिडेंट है या नहीं है। अगर रेसिडेंट होगा तो हम लोग आगे देखेंगे ओ आर है या एन ओ आर है, ओ आर है या, अगर ओ आर है तो आंसर वहीं पे कंप्लीट, अगर नॉन रेसिडेंट है तो आंसर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और आगे नहीं जाना है आपको। अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो आंसर वहीं पे क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट, और अगर रेसिडेंट होगा तो आगे जाएंगे हम लोग। तो पहले सेक्शन 6(1) देखते हैं क्या है, ठीक है। 6(1) देखिए पहले क्या है, 6(1), इसमें दो कंडीशन है, अगर एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसमें दो कंडीशन है, अगर कोई भी एक करेगा, इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक सेकेंड, अगर कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, मान लीजिए दो कंडीशन इसमें, कोई भी अगर एक सेटिस्फाई करेगा ना अगर, तो क्या हो जाएगा वो बताओ, रेसिडेंट। और अगर एक भी नहीं करेगा मान लो, तो क्या हो जाएगा बताइए, नॉन रेसिडेंट, ठीक है।
हो गया था, बताइए। समझ गया था। तो दो कंडीशन है इसमें। तो लिखिए पहला कंडीशन क्या, देखिए पहला कंडीशन है क्या, अभी आपका प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए पहले। अभी जो आपका प्रीवियस ईयर है 21 22, और ये स्टार्ट कब से होता है, 1/4/21 से, एंड कब हुआ, मार्च में। समझ गए। तो ये ईयर याद रखिएगा, जो अभी आपको जो एग्जाम में समय आएगा तो इसी ईयर पे आएगा, इसी के बीच में कितना स्टे वो निकालना पड़ेगा आपको। मतलब 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22 के बीच में कितना स्टे है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। और असिस्टेंट ईयर क्या बताइए आपका 2023, ये कब से स्टार्ट है, ये 1/4/22 से, एंड कब है ये। ठीक है। बोलो डाउट इसमें। तो देखिए कंडीशंस क्या देखो पहले। हेलो, पहला है देखो, या बुक में दिया हुआ है डिटेल में, हम खाली कॉपी शॉर्ट पे कर रहे हैं, पूरा लाइन कॉपी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, पेज नंबर 12। देखो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, हेलो, बुक में दिया हुआ कंडीशन देखो। पहला क्या है, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, 182 डेज और, तो सेक्शन 61A। ठीक है, तो दो कंडीशन है इसमें। पहला कंडीशन क्या है देखो, प्रीवियस ईयर में कितना आपको बताइए, 182 डेज और मोर। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा आपको, अभी आपका जो ईयर है, प्रीवियस ईयर कौन सा है 21 22, अभी आपको प्रीवियस ईयर कौन सा 21, तो इसके इस बीच में कितना स्टे है वो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब स्टे कितना चाहिए, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर जो नहीं है अभी आपका, तो उसमें कितना होना चाहिए, 182 से ज्यादा अगर है तो वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेक्शन क्या होगा इसका बताइए, 618। दो कंडीशन है, दोनों में कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी अगर एक क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गया था। क्या बोलो बोलो। क्लॉज ए, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है।
हो गया तो बोलिए, सेकंड लिखिए इसके बाद। अगर प्रीवियस ईयर में आपका अगर 182 से ज्यादा है तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया बताइए आपका, सेटिस्फाइड हो गया। तो फिर सेकंड कंडीशन में नहीं जाना आपको। अगर अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो सेकंड में आपको एनी वन होना चाहिए। कोई भी वन अगर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा तो रेसिडेंट हो जाएगा, फिर सेकंड आपको नहीं देखना है। बेसिक कंडीशन है ये। हाँ, अगर फर्स्ट कंडीशन अगर हो जाएगा तो सेकंड पे जाएंगे आप, बोलो। प्रीवियस ईयर में 182 डे मतलब अप्रॉक्स हाफ ईयर नहीं हो गया, अप्रॉक्स हाफ ईयर से ज्यादा अगर इंडिया में है तो आप रेसिडेंट हो जाएंगे उसके। फिर आपको सेकंड कंडीशन नहीं देखना है, सेकंड कंडीशन आपको नहीं देखना है, ठीक है। और अगर क्या मान लीजिए इफ बस 60 से कहां तक देखना है आपको, 60 से लेके कितना हो गया बताइए, 60 से कहां तक बताइए, 181 डेज। 60 से कितना बताइए, 181। मतलब 60 से ज्यादा है, 60 से 182 से 182 अगर हो तो सेकंड में क्यों जाओगे पहले बताओ। अगर 182 हो जाएगा तो सेकंड में जाने की जरूरत है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, रुकिए, प्रीवियस ईयर में कितना चाहिए, प्लस 365 डेज और मोर। ड्यूरिंग 4, बस मतलब जो प्रीवियस ईयर नहीं था आपका, कौन कौन सा बताइए, 20, 21, 2021। अभी आपको जो प्रीवियस ईयर है कौन सा पहले बताओ। तो उसके पहले, उसके जस्ट पहले मतलब 2021, ठीक है। ऑफिस हो गया था। फोन लेके जाओ, बहुत सारा कॉल आ रहा है, सबको कॉल कर लो। हाँ, पता नहीं, देख लो तुम, मेरे को दूसरा फोन दे दो। हो गया था, देखो। हेलो, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर अगर होगा, प्रीवियस ईयर में कितना है, 60 डेज और मोर, 4 साल में कितना चाहिए, लास्ट 4 ईयर 2021 और क्या हो गया 1920, 1819 और इस चारों मिला के कितना चाहिए, 65। तो इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं आप, किसी भी प्लेस में, एनी प्लेस ऑफ इंडिया। और लगातार आने को जरूरी नहीं है कि लगातार हो, ऐसा कुछ नहीं है, कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, जैसे भी आए काउंट करना है आपको बस, टोटल कितना है। और जिस दिन इंडिया में आएंगे उसको भी काउंट करना है, जिस दिन आप इंडिया में उसको भी, और जिस दिन इंडिया से बाहर जाएंगे उसको भी काउंट करना है। कोई भी 4 साल में, 1 साल होना नहीं, टोटल मिला के 365। समझ गए। और प्रीवियस ईयर में भी होना चाहिए साथ साथ। हेलो, सेकंड कंडीशन में 2 पार्ट है, सेकंड कंडीशन में। समझ गया तक, बोलो। उसके बाद देखो, अगर अगर मान लीजिए लेस देन कितना, मान लीजिए अगर 60 डेज से कम है, मान लीजिए 60 डेज से क्या, अगर मान लीजिए तब क्या हो जाएगा बताओ। अगर प्रीवियस ईयर में 60 दिन से कम है तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा। तो फिर आपको आगे जाना है, लास्ट 4 ईयर का देखने की जरूरत है, लास्ट 4 ईयर का। अगर प्रीवियस ईयर में 60 दिन से कम है तो लास्ट 4 ईयर का आपको नहीं देखना है फिर। और अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में अगर आपका है 60 से 181 और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4, पीपीवाई मतलब क्या हो गया बताइए। हेलो, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए लेस देन कितना, मान लीजिए 365 है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, नॉन रेसिडेंट, ठीक है।
तो सेकंड कंडीशन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर बस 365 से कम है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। 60 से कम है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। 60 से कम रहेगा तो लास्ट 4 ईयर का देखने की जरूरत नहीं है आपको, और 60 से ज्यादा रहेगा 181 तक रहेगा तो लास्ट 4 ईयर का देखना है, और 181 से ज्यादा रहेगा, मान लो 182 से ज्यादा रहेगा ला तो 61A में आ जाएगा वो। तो उसमें लास्ट कंडीशन आपको, तो उसमें 4 ईयर का देखने की जरूरत। और सेक्शन क्या देखो सेकंड कंडीशन का, 61C है, 61B नहीं है, याद रखिएगा। पहले बी कोई कंडीशन होगा तो वो एबोलिश हो गया। समझ गए, सेक्शन कितना इसका बताइए, सेक्शन कितना इसका बताइए, 61C। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो। याद हो गया सबका। और नॉन स्टूडेंट समझ गए, नॉन स्टूडेंट क्या होता है, बोलिए। इसके बाद देखिए कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या बताइए आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है बताइए, एक्सेप्शन के केस में क्या होगा बताइए। एक्सेप्शन में क्या होता है बताइए, पहले फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा इसमें आपका, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, इमैटेरियल। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए, इमैटेरियल। एक्सेप्शन में क्या होगा, जो सेकंड कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, इमैटेरियल। मतलब नो यूज। समझ गए, एक्सेप्शन में क्या होगा बताएंगे कि कौन कौन सा केस आएगा एक्सेप्शन के अंडर में। एक्सेप्शन में सेकंड कंडीशन हम लोग नहीं देखते हैं, सेकंड कंडीशन हम लोग मतलब फर्स्ट कंडीशन खाली देखते हैं। मतलब अगर 182 डेज और मोर है, 182 डेज और क्या है अगर, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, रेसिडेंट। और अगर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन बताएंगे अभी आपको। इन केस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बताएंगे, ये तो कंडीशन है ये तो। एक्सेप्शन में खाली क्या देखते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन खाली क्या देखते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन का सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। और नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, हो गया तक बोलो, विदाउट इसमें। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन क्या क्या देखिए, तीन कंडीशन है इसमें एक्सेप्शन में। ऐसे इसमें दो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या देखो, हेलो, एक्सेप्शन यहाँ बुक में दिया हुआ है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तीन कंडीशन, तीन अक्षर देखो यहाँ पे दिए ना। एक इंडियन सिटीजन अगर लिव इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन कहाँ जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, लिव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट,
अगर प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर बुक में भी दिया हुआ है, अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर कोई इंडिया से कहाँ जा रहा है बताइए, बाहर जा रहा है, समझ गए। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, एक्सेप्शन में खाली क्या देखते हैं हम लोग, सेकंड कंडीशन नहीं देखते हैं, खाली कौन सा देखते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में क्या था, 182 डेज, फर्स्ट कंडीशन क्या था बताइए, प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रहेगा तो रेसिडेंट, और उससे कम रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो और आगे आपको नहीं जाना पड़ेगा इसमें, मतलब आपको 4 ईयर का, लास्ट 4 ईयर का देखने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। और एक्सेप्शन क्या है, कोई अगर इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाहर जॉब करने के लिए, अगर इंडिया से घूमने के लिए जा रहा है तब नहीं आएगा। अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसका अगर 182 से ज्यादा रहेगा, अगर 182 से क्या रहेगा उसका इंडिया में, अगर आधा हाफ ईयर इंडिया में अगर वो, तब रेसिडेंट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। समझ गए, इंडिया से बाहर जा रहा है प्रीवियस ईयर में, इंडियन सिटीजन, ठीक है। और दूसरा क्या देखो, पॉइंट नंबर बी, क्रू मेंबर इंडियन शिप, ये एग्जाम में पूछता भी नहीं कभी। अगर जो जहाज में काम कर रहा है इंडियन शिप में, ठीक है, तो वो अगर इंडिया में कितना दिन शिप है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इंडिया में उसका स्टे, जो मेंबर है क्रू मेंबर, मतलब जो जहाज पे इंजीनियर है, कैप्टन है, जो काम कर रहा है वहां पे, जो वर्कर है वहां का, ठीक है, जो भी इंडियन शिप में काम कर रहा है, तो ये एग्जाम में कभी पूछता भी नहीं है। फर्स्ट ए और सी, ए और फर्स्ट और थर्ड ही आता है एग्जाम में, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। कोई अगर इंडियन शिप में काम कर रहा है तो उसके लिए भी कितना है, 182 डेज, ठीक है। और थर्ड वाला बहुत आता है एग्जाम में, अगर कोई इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, बोलिए सबको कॉल कर लेगी ना, अब मैसेज का रिप्लाई करते रहेगी थोड़ा सा। किसी को मेरे से बात करना है तो 9:30 के बाद, ठीक है, 933 दे दीजिएगा। इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन comes to visit India, अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन ऑरिजिन अगर इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, इंडिया क्या करने के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, जॉब के लिए नहीं आ रहा है। इंडियन ऑरिजिन मतलब क्या होता है बताओ, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट इज एन इंडियन, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा, इसमें से कोई भी अगर एक इंडियन है तो उसका ओरिजिन इंडियन हो गया। तो वो अगर इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, वो इंडिया किसके लिए आ रहा है, तो उसके लिए एक्सेप्शन में आएगा वो। तो इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ध्यान दीजिए, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए तब आएगा एक्सेप्शन में, और जो इंडिया से बाहर रहता है वो इंडिया घूमने के लिए आ रहा है तो आएगा एक्सेप्शन में। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट घूमने के लिए जा रहे हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया, तब नहीं आएगा। और कोई इंडिया में अगर जॉब करने के लिए आ रहा है तब नहीं आएगा। आप अगर इंडिया में घूमने के लिए आ रहे हो आउट ऑफ इंडिया से, तो एक्सेप्शन में आएगा। और अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब एक्सेप्शन में आएगा। तो एक्सेप्शन के केस में क्या होगा बताइए, फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। समझ गया था, देखो ये बुक में दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्शन सब दिया, देखो यहाँ पे इंडियन ऑरिजिन का मतलब क्या दिया ना, आइदर विच पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट इज एन इंडियन, ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल। समझ गया था, बोलो। नॉन रेसिडेंट आपको बता दिए। इसके बाद देखिए ओ आर, ओ आर कब होगा बताइए, तो इसमें दो कंडीशन है।
देखिए तो इसमें देखिए सेक्शन 6(6) है। हेलो, ओआर में क्या सेक्शन 6(6) है। हेलो, इसमें दो कंडीशन, इसमें कितना कंडीशन है बताइए। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर बोथ अगर सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, इसमें दो कंडीशन है, अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तब क्या हो जाएगा, ओआर। और अगर वन किया मान लीजिए, या एक भी नहीं किया मान लीजिए, वन सेटिस्फाई किया या फिर एक भी नहीं किया मान लो, तब क्या हो जाएगा बताओ। समझ गए। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तब ओआर होगा। अगर वन कर रहा है या एक भी नहीं कर रहा है मान लो, तब क्या हो जाएगा, एनओआर। मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। समझ गए सेक्शन 6(6) क्या है बोलिए। एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या एक ही कर रहा है मान लो, तो एनओआर। दोनों करेगा तब ओआर होगा, दोनों करेगा तब ओआर होगा। ठीक है। तो दो कंडीशन देखो क्या क्या है। एक है रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 और 10 साल में कितना होना चाहिए बताइए, आउट ऑफ 10। 10 साल में 2 साल क्या होना चाहिए उसको, रेसिडेंट। 10 साल में 2 साल 6(1) से करना चाहिए। 6(1) क्या होना चाहिए इसका मतलब, 2 साल में रेसिडेंट होने के लिए क्या होता है, सेक्शन 6(1) का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसका डेज से क्या मतलब है, सेक्शन 6(1)(a), 6(1), सेक्शन 6(1) क्या होना चाहिए। तो 6(1) में दो कंडीशन नहीं था, 1:2 ये 60+4 65। जैसे मान लो कोई इंडिया में हर साल आ रहा है 100 दिन के लिए, अगर आप इंडिया हर साल कितने दिन के लिए आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में कितना हो गया बताइए आपका। अगर आप हर साल 100 डेज के लिए आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में कितना हो गया, 100 डेज हो गया। 4 साल में कितना हो गया, 400। तो आपका रेसिडेंट हो गया। और हर साल आप मान लो 100 डेज के लिए आ रहे हैं, तो हर साल तो आपको 6(1) सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा हर साल। 6(1)(a) या 6(1)(c) कोई भी सेटिस्फाई होना चाहिए। रेसिडेंट कैसे निकालते हैं ये बताओ पहले। 6(1) देखते हैं कि नहीं देखते, उसमें 1:2 से ज्यादा है, या 60 डेज है और 365 है। 60 डेज और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, अब प्रीसिडिंग प्रीवियस ईयर में कितना होगा, 365 डेज। तो मान लो 6(1) अगर रेसिडेंट 2 साल अगर सेटिस्फाई कर रहा है, 10 साल में 2 साल कोई भी सेक्शन 6(1) का सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। समझ गए। और दूसरा क्या है, मोर देन 729 डेज, मतलब 730 डेज और मोर, 730 डेज और ड्यूरिंग 7 साल में। 7 साल में कितना चाहिए बोलो, या उससे ज्यादा, 730 डेज या उससे, तब आपका क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। बस सिंपल तो एकदम। और 730 से कम रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 730 से कम रहेगा तो तो फिर ये एनओआर में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा वो, तो अगर 730 से कम है तो फिर इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हम बोले कि मिस्टर ए केम टू इंडिया 100 एवरी ईयर फॉर 100 डेज, अगर हम ये बोले मिस्टर ए कम्स इंडिया एवरी ईयर फॉर 100 डेज since 2005, मान लीजिए हर साल को मिस्टर ए 100 डेज के लिए इंडिया आता है, तो 7 साल में कितना हो गया बताओ, 730 डेज हो रहा है। तो फिर ये निकालने की जरूरत है ए नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनओआर, नॉट ऑर्डिनरीली। दोनों करेगा तब ओआर होगा, दोनों करेगा। अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा फर्स्ट टाइम,
अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे फर्स्ट टाइम, तो मतलब दोनों सेटिस्फाई करेगा श्योर। इसका मतलब कोई इंडिया से बाहर जा रहा फर्स्ट टाइम इसी साल, उससे पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, तो उसका मतलब तो दोनों क्या हो रहा है, इसका मतलब वो तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको उसमें। वो तो ऑब्वियस है कि क्लियरली लिख दीजिएगा कि सेटिस्फाई सेक्शन 66। ठीक है। तो इंडिया से अगर बाहर जा रहे हैं आप, तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका सेक्शन 6166 ओआर हो जाएगा हमेशा। क्या होगा, तो इंडिया से बाहर अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है, ठीक है, तो 66 तो होना ही है सेटिस्फाइड। समझ गया था? बोलो। इसके बाद देखिए, तो एनओआर कब होंगे बताइए आप, एनओआर कब होगा बताओ। अगर आपका 10 साल में नौ, अगर मान लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई या खाली एक ही कर रहा है, मान लो ओनली वन कर रहे हैं अगर, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनओआर। दोनों होगा तब ओआर होगा, दोनों होगा तब ओआर होगा। मतलब 61 में वन होना चाहिए और 66 में दोनों होना चाहिए। 61 में क्या था, एनी वन, और 66 में क्या है, बोथ। ठीक है। उसके बाद था ये इंडिविजुअल का हो गया। अब एचयूएफ का देखिए। सम्स, इसका हम लोग करेंगे, पहले एक बार आपको पूरा कंसेप्ट समझा देते हैं इंडिविजुअल का, और एचयूएफ का कंसेप्ट समझा देते हैं, और टैक्स इंसिडेंट समझा देते हैं। उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है। तो सम्स आज नहीं हो पाएगा तो कल से स्टार्ट होगा। एचयूएफ में पहले क्या बताइए, सेक्शन 62 है यहाँ सेक्शन। पहले क्या देखते हैं हम लोग, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अगर बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो रेसिडेंट है। और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, 66 सेम है, 66 क्या बताइए आपका। ठीक है। तो एच 66 सेम है जो पहले था। यहाँ पे 61 देखते हैं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है। तो अगर मान लीजिए इफ ये एचयूएफ का बता रही है, किसका बता रहे हैं आपको हम, एचयूएफ का पहला वाला पार्ट हो गया, इंडिविजुअल वाला पार्ट। समझ गए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली। बोलेगा साइलेंस हटा देंगे। हो गया देखिए। हो गए। हेलो। हो गया था। इसके बाद देखिए ओआर में क्या होता है, ध्यान दीजिए। 62 क्या देगा, सेक्शन 62, सेक्शन 62 क्या देखो यहाँ दिया हुआ है बुक में। कंट्रोल अगर कहां से हो रहा है बताइए, पूरा पूरा कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, या फिर थोड़ा सा भी कंट्रोल कहां से हो रहा है बताइए, इंडिया में हो रहा है, तब क्या हो जाएगा वो, रेसिडेंट। अगर कंट्रोल आधा भी हो रहा है, मान लो कुछ पार्ट भी अगर इंडिया से हो रहा है, कुछ पार्ट भी अगर इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, इंडिया में सिचुएटेड, इंडिया में क्या है कंट्रोल, अगर इंडिया में सिचुएटेड है, थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। और अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा बताइए, अगर होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया,
समझ गया? कंट्रोल इंडिया से नहीं है, कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो एनआर, नॉन रेसिडेंट। तो एच यू एफ ये सब इजी है। सेक्शन 6(1) में क्या होता है, स्टे देखना पड़ता है। और 6(2) में बाकी जितना भी है ना, एच यू एफ कंपनी फर्म, ये सब भी क्या देखते हैं हम लोग कि कंट्रोल इंडिया में है कि नहीं है। कंट्रोल अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट है, और कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है। और 6(6) क्या है देखो, तो कर्ता मतलब क्या होता है बताइए, मैनेजर मतलब हेड ऑफ द फैमिली। सेटिस्फाई 6(6), तब क्या हो जाएगा बताइए, कर्ता मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द, अगर वो 6(6) सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ओ आर। और अदरवाइज क्या हो जाएगा बताइए, कर्ता, हेलो हेलो, कर्ता मतलब क्या, ये तो एचडीएफ का बस, बोलो। 6(6), अगर 6(6) में नहीं पता तो कंडीशन, 6(6) में दोनों से क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ फिर, तो ओ आर हो जाएगा। ठीक है। समझ गया था, बोलो। ठीक है, बोलिए। हो गया था, बोलिए। हेलो। इसके बाद देखो, अगर कोई एनओआर है, सॉरी, इसके बाद टैक्स इंसिडेंस क्या देखिए इसके बाद, टैक्स इंसिडेंस, तो ओआर के लिए और किसके लिए बताइए, एनओआर के लिए। और तो ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये जो अभी बताने जा रहा है वो क्या हो गया आपका, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हो गया आपका कवर अप, उसका सम्स हम लोग कल करेंगे। सेकंड टाइप भी आज बता देते हैं, सम्स कल करेंगे हम लोग, एक बार आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। 6(6) नहीं बताते, सेक्शन 6(6) भाई, ये तो बताता अभी 6(6). रेसिडेंट ये क्या है, सेक्शन 6(6), रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10, 10 साल में 2 साल क्या होना चाहिए रेसिडेंट, और 7 ईयर में कितना, 730 डेज। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो सेक्शन 6(6) क्या हो रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है भाई, 6(6) ए क्लॉज ए हो गया, एक ही बात है, 6(6) बोल सकते हैं या 6(6) ए बोल सकते हैं आप। समझ गए, आया बस समझ में, 6(6) भी लिख सकते हैं, 6(6) ए लिख सकते हैं आप। हाँ, क्लॉज ए, क्लॉज जैसे आगे जाएंगे 6(6) भी छोड़ सकते हैं आप, 6(6) ए भी लिख सकते हैं आप, दोनों एक ही है। हो गया था, क्लॉज लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। हो गया था, बोलो। इसके बाद देखिए, ओ आर, एन ओ आर। ठीक है, इनकम अगर अर्न या रिसीव, कोई भी अगर एक इंडिया में हो रहा है, इनकम आइदर अर्न, आइदर क्या हो रहा है बताइए, आइदर अर्न और रिसीव, और अगर आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो ओ आर में भी आएगा, सब में टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों में क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल तीनों में हो जाएगा, ओ आर में भी और तीनों में टैक्सेबल हो गया, इसमें भी तीनों में क्या हो गया बताइए आपका, टैक्सेबल, टैक्सेबल,
समझ गए। अगर आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं इनकम या रिसीव कर रहे हैं, अर्न या रिसीव कोई भी अगर वन एक्टिविटी इंडिया में हो रहा है, अर्न या रिसीव कोई भी अगर एक एक्टिविटी का हो रहा है, ओआर में भी आएगा, एनओआर में भी आएगा और एनआर, तीनों में आएगा। ठीक है, हो गया तक बोलो। और अगर अर्न आउटसाइड रिसीव आउटसाइड हो रहा है तो पहला पॉइंट क्या देखो, अर्न डीम्ड रिसीव्ड और डीम्ड टू बी इन इंडिया, तीनों में आ रहा है। अराइज इन इंडिया, तीनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर इनकम अर्न एंड रिसीव का हो रहा है, बताइए आउटसाइड, अर्न एंड रिसीव का हो रहा है, बताइए आउटसाइड। अब इसमें 4 पॉइंट है इसके अंदर में, मतलब अर्न या रिसीव में कोई भी अगर इंडिया में हो रहा है तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और अर्न भी अगर आउटसाइड हो रहा है, रिसीव भी आउटसाइड हो रहा है, अर्न भी आउटसाइड हो रहा है, और तो उस केस में 4 केस है। पहला क्या है देखो, जो इनकम है अगर इनकम क्या हो रहा है, अर्न आउटसाइड हो रहा है, रिसीव आउटसाइड, तो बिजनेस मान लीजिए, बिजनेस को क्या, बिजनेस मान लीजिए, या प्रोफेशन मान लीजिए, हमारी कंपनी आउटसाइड है, वो और में नहीं आएगा। हेलो, कोई भी इनकम जो अर्न आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है, वो ओआर में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक बोलो। उसके बाद सेकंड देखो क्या है, अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो ओआर में आएगा, एनओआर में। एनआर में कभी नहीं आएगा, एनआर में कभी भी। और अगर मान लीजिए कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए बिजनेस या प्रोफेशन अगर नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तब क्या होगा बताओ। अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो किस में आएगा, ओआर में आएगा, और ओआर में आएगा बस, खाली किस में आएगा सिर्फ। अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है तो खाली किस में टैक्सेबल होगा, सिर्फ ओआर में। एनओआर में टैक्सेबल नहीं होगा, एनआर में टैक्सेबल नहीं होगा। इंडिया से कंट्रोल है तो ओआर एनओआर दोनों में आएगा, इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सिर्फ ओआर में आएगा। ठीक है, एनी अदर इनकम, और कोई अगर इनकम है मान लीजिए, तो ओआर में भी आएगा और खाली ओआर में आएगा बस। मतलब आउटसाइड इंडिया से, जैसे मान लीजिए डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं इंडिया से बाहर, तो ओआर में आएगा। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, कोई अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है जो आउटसाइड इंडिया है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो आउटसाइड इंडिया है, तो ओआर में आएगा सिर्फ। कहाँ पे आएगा, सिर्फ ओआर में आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला क्या देखिए, अगर पहले का इनकम है मान लीजिए पास्ट, इस साल के पहले का इनकम, इस साल के पहले का अगर इनकम है जो इंडिया में उस समय टैक्सेबल नहीं हुआ था, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले का इनकम है, प्रीवियस ईयर के पहले का इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं हुआ था, अब उसको अब इंडिया लेके आ रहे हैं, इंडिया लेके आ रहे हैं मान लीजिए, इंडिया सेंड कर रहे हैं अमाउंट को, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो टैक्सेबल जिस ईयर में अर्न करते हैं वो देखते हैं हम लोग, उस ईयर में टैक्सेबल नहीं हुआ तो बाद में अगर आप वो मनी इंडिया लेके आए, जैसे मान लिया आप इंडिया से बाहर चले गए,
वहाँ 15-20 साल इंडिया से बाहर रहे, बहुत बहुत अमाउंट, बहुत मनी कमाए, अब वो मनी आप इंडिया लेके आ रहे हो, वो मनी आप इंडिया तो टैक्सेबल नहीं होगा ऐसे, समझ गए? जिस ईयर में अर्न करेंगे उस ईयर में देखते टैक्सेबल है क्या नहीं है, उसके बाद उस मनी को लेके अगर ट्रांसफर करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो वहां टैक्सेबल होगा तो इंडिया में भी टैक्सेबल होगा, तो बाद में क्या होता है डबल टैक्स, तो बात वो मत देखिए। अगर कोई इनकम मान लीजिए आप इंडिया से बाहर अर्न कर रहे हैं इस साल, तो इंडिया में भी टैक्सेबल है, मान लीजिए यूएसए में भी टैक्सेबल, दोनों जगह टैक्सेबल है। तो फिर बाद में क्या होता है जब टैक्स कंपटीशन करते हैं ना, तो जो यूएसए में टैक्स पेमेंट करती है वो बाद में डायरेक्ट से मिल जाता है उसका, आपको वो मत देखिए अभी आपका। वो डबल टैक्सेशन एडजस्टमेंट आपका सिलेबस में नहीं है, आपको खाली बताना है कि इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, बस वो बताना है। अगर कोई इनकम इंडिया से बाहर अर्न कर रहे हैं आप, तो इंडिया में भी टैक्सेबल है, दूसरे कंट्री में भी टैक्सेबल है। तो जो टैक्स वहाँ पेमेंट किए हैं उसका बाद में आपको क्या मिल जाता है, सेट ऑफ हो जाता है वो, तो वो सब आपको नहीं समझना है। आपको खाली बताना है इंडिया में टैक्सेबल है या, ठीक है? तो इसको आप लोग एक बार रीड आउट करके आओगे, और अभी आप लोग उस रूम में ट्रांसफर हो जाइए, इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट होगा 10 मिनट में, समझ गए? कल आप लोग क्लास है।